मेरी बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति शहर से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला के दे देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध में साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब मैं सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता है। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पे आ गिरा। मैं अस्वर होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी कि मैंने डॉक्टरी से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखती। कहने लगी कि 4 साल से तो आप मुझसे इस चीज से ट्रीटमेंट करवा रही हैं कि आपको भगवान ने खुशखबरी नहीं सुनाई। आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट्स देखकर हैरान हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ गया है। मैं सुनकर चकरा सी गई। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति नौकरी के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते थे। वो साथ में बस कुछ महीने के लिए ही घर आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरे दिलचस्पे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वो शहर से बाहर थे। मैंने डॉक्टरी ने से कुछ न कहा। मेरे दिमाग में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? सोनू मेरे सगे बेटे जैसा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा था। अपनी सोच के ताने में उलझी रही कि सामने अपने घर में गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर लेकर आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूब गई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई। सोनू ने ही दरवाजा खोला। के अंदर आ गई। उस मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपको खाने पर बहुत इंतजार किया लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आया गया था, पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात में कोई एतराज नहीं था। सोनू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। मौसी आप कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सोनी की इस बात में चौंक गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं सोनू से ये कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपना बेजबान वजूद के लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी कि सोनू मेरा सगा बहन का बेटा था। मेरी बहन का बेटा, उसके बारे में ऐसा सोच नहीं सकती थी। जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं 5 साल की थी। जब वह पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी बहन का ससुराल काफी दूर था और मैं एक गांव में था जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी बहन ने कहा, तुम सोनू को अपने पास रख लो, यहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और सोनू मेरे बेटे जैसा था। मैं उस पर शक नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से सोनू मुझे रात में दूध दबा देता था जिसे खाकर मुझे गहरी नींद सो जाती थी और सुबह जब मैं उठती तो मुझे बहुत खुशी होती। तो क्या सोनू नींद की दवा देता था और मेरे सोने के बाद कुछ करता? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का गोला जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता? मैं उसकी सगी मौसी हूँ, यानी उसकी माँ जैसी। मतलब मैं उसकी माँ ही हूँ। वो मेरा खास है, मेरे उसे पर्दा भी नहीं है। मैं कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। इसका अंदाजा शायद कोई लगा नहीं सकता। मैं सह रही थी कि एक तरह से मैं पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका मतलब बचपन याद आने लगा था। जब वो बहन के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में उसका ज्यादा वक्त जाता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था कि मैं अपने भाई बहन से सबसे छोटी हूँ और वो दीदी की सबसे पहली औलाद थी। इसलिए मायके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही रहता था। तब मेरी शादी होने वाली थी। तब वो नया नया कॉलेज में गया था। मुझे कुशाल नाम था। बहुत ही छेड़ा करता था।
कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी हैं कि मैं लंबे चौड़े गबरू जवान हूँ, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। मौसी कुणाल मौसा आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त तो मुझे कुणाल के नाम से छेड़ता रहता, हंसता रहता, मजाक करता था और मुझे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो वहाँ आया था, मुझे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। जब यही सब कहता कि मुझे लगता है कि कुणाल मौसा ने शहर में किसी से शादी कर ली होगी, वो वापस आने का नाम नहीं लेंगे। जब मैं उसे गुस्से में घूरती तो वो हंसने लगता है। उसे देखकर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी कि सोनू मेरे दरवाजे पर लॉक कर अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया, लेकिन मैं उसके बेड पर बैठते ही डरकर पीछे हट गई। जैसे ना जाने वो क्या हो गया, और उसे जाहिर भी बात थी, वो कुछ भी डॉक्टर से सुनकर आ रही थी। मेरी जगह कोई और भी उस वक्त होता तो वो ऐसे ही डर जाता। अकेली उस वक्त सोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं ऐसे देख रहा था जैसे हैरान हो गया। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? ये लीजिए, दूध पी लीजिए और आराम कीजिए। सोनू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पे रख दिया और सख्त लफ्जे में कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो मेरे पास बैठकर अपने ऑफिस के किस्से सुनाएगा, और जब वक्त मेरी आंखें नींद से चूर हो जाएगी तो वो उठकर बाहर चला जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया और कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हो चुका था। मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा। मैं कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, बहुत मासूम सा, अनजान और बहुत नेक। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पे मार दूं और फिर उसकी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत क्या है, थक्के मारकर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि रंगे हाथ पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जागने की इच्छा नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों से सामने से वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। आप आराम करो, हाँ दूध जरूर पी लीजिएगा, खाना भी नहीं खाया हूँ आपसे, मुझे दोबारा दूध पीने से कह के वो कमरे से बाहर चला गया। वही तो जानना चाहता था कि दूध और दवा खिलाकर कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दिए दूध का गिलास और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली से तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दरवाजा से रखकर लाइट बंद कर दी और मैं लेट गई। उस वक्त उसका इंतजार, जब सोनू मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर जा चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया। उसका इंतजार करके तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी, इसलिए सोचा कि खुद ही देखाऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के उसके कमरे में बाहर निकली तो आंगन में खाली सा था। सामने का कमरा सोनू का था। मैंने धीरे से उसके कमरे में दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब भी सब कुछ घूम रहा था। जब मेरी बहन का मुझे पहली बार फोन आया था, कहने लगी कि सोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं उसे ये सब हॉस्टल में नहीं रखना चाहती। ये कि कई किस्म के नौजवान होते, मेरा सोनू सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों से न फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ बुराइयाँ होती, इसलिए अगर तुम अपने घर में रख लो तो मुझे तसल्ली रहेगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर दी थी। सोनू मेरा बेटा जैसा है, जाहिर है वो मेरी सगी बहन का बेटा जो था। भाई और छोटे भाई को कोई फर्क नहीं होता है। मेरा सिर दर्द फटने लगा। मैं उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसलिए वो इस बात में अनजान था। मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी थी। मेरे बदन में दिल की मरीज हूँ। अगर वो ये सब जानती तो सोनू के साथ मेरे साथ क्या किया, शायद वो सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि सोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले, और मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और फिर मैं सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया तो मैं उठी और दरवाजा खोली। जब मैं दरवाजा खोला, सामने देखा सोनू मुझे बहुत गुस्से में देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे दबा के रख दिया। वो होता कौन है जो मुझसे इस तरह बात करने वाला? शायद मेरी तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो गुनाह के साथ मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये बात पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वह हैरान हुआ, फिर नरम आवाज से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। कब दरवाजे पर आवाज दे रहा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया।
और मैं परेशान हो गया। वो कहीं आप बेहोश ना हो जाएं, इसलिए मैं आपसे दरवाज़ा खोलना चाहता था। वो लॉक है, इसलिए मैं परेशान हो गया। प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मुझे आपकी झूठी फ़िक्रमंदी, दिखावे की परेशानी देखकर मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा कि मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तीखी आवाज़ में कहा और अपने कमरे में बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी वो मेरे पति से शहर से बाहर जाते तो वो औरत बहुत ही ख्याल रखती थी। मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके पति भी मुझसे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार में कुछ जाते तो मेरे को कुछ न कुछ पूछते रहते कि क्या मंगवाना है। बिना तकलीफ के बता देती थी। मैं अक्सर ही उससे अपना सामान मंगवा लिया करती थी। जब सोनू आया था तो हर काम सोनू ही करता था। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद आने वाले हैं। मेरे इस पाप को खत्म करवाने से के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था रेखा से कहूँगी क्या। न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की ज़रूरत थी। मैं भी बिना सच बताए मुझे ये सब कदम उठाना ही था, क्योंकि अगर मेरे बहन को मैं सच बताती तो वो ना सह पाती। अगर पति भी सब कुछ कहती तो वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मकश शिकार थी कि मैं जानती थी कि मैंने रेखा से कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है। इसलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे, मैं उसे ठीक ठाक पैसा दे दूंगी। वो लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं घर आते ही सोनू को कह दिया कि तुम मुझे घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन अपने रहने की जगह चाहे इंतजाम कर लो। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा रह गया। आप ये सब क्या कह रही हैं? मैं आपको कैसे छोड़कर चला जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहोगी? मुझे सोनू की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले मैं अकेली ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब में कुछ नहीं बोला, आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती। कुछ ही देर में मैं सो गई कि फिर मुझे कुछ होश नहीं आ रहा था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे बराबर में बातें कर रहा हो, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि उसका इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई फोन पर बातें कर रहा हो। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ न सोचा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही दिन पल में मेरा बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरा मुंह हाथ पे रख लिया। अब तो मैं बदहवास सी हो गई। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड में रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर मैं तो अपने होश ही खो बैठी थी। मेरा सामने कुणाल अब घर आ गए थे। वो अचानक घर आ गए, मुझे मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो सोनू दरवाजा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की से रात हो तुम। यहाँ कौन है? कोई जो गैर है जो तुमने दरवाजा लॉक कर? इसमें कोई भी। कुणाल भी बात कर ये सब क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कुणाल अब कुछ कैसे मैं कहूँ, मैं कैसे चुप रहूं। देखकर समझा कि उनके बिना उदास हो गए, इसलिए मैं उन्हें अचानक सामने पाकर कुछ बोल ना सकी। लेकिन हकीकत तो मैं जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन कुणाल की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब ये मैं सोचकर परेशान थी कि कुणाल से क्या बात बहाना बनाऊंगी, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान सी बाहर लाउंज में बैठी थी। तभी सोनू किचन से निकला। वो अपने लिए नाश्ता टेबल पे रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी कैसा लगा आपको मौसा का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ हो, ड्रामेबाज इंसान हो तुम। मेरी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ मौसी कहते हो और दूसरी तरफ ये सब सह सहकर थक चुकी हूँ, इसलिए बिना शर्म से मुंह पे जो आया मैंने उसे कहना शुरू कर दिया। और ऐसा ढीठ था कि वो मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। मैं ऐसा कैसे क्या किया आपको जो इस तरह आप मुझसे बात करें? सोनू की बात में मुझे तवज्जो देखा था। मैंने अपने कमरे में चली गई। कुणाल अभी भी सो रहे थे। मैं कुणाल के पास बैठी थी कि अचानक कुणाल के फोन में मैसेज आने शुरू हो गए। कुणाल को उठाते ही
वाली थी कि मेरी नज़र फ़ोन पर मैसेज पर आ गई। उसमें लिखा था कि हाय जान, कैसे हो? आपकी बीवी के बदचलन साबित किया था कि तभी तुम मेरे साथ रहोगे। ये सब देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने दरबार से अपनी रिपोर्ट निकाली और अपने पति के मुँह पे फेंक दी। और वो हड़बड़ा कर उठे और कहने लगे कि ये क्या बदतमीजी है। मुझे मैसेज दिखाए और कहा कि ये पढ़ो, आपकी गंदी और सोच सबूत। मैंने गुस्से में दबा दी। आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि सोनू इस बात की भनक भी लगे। कुणाल ने मैसेज में पढ़ा और वो समझ गया कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। उसके चेहरे पर रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी सीधा छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोल जाए सोनू आ गया। पता नहीं कैसे अब मैं कुणाल से पूछने लगे कि ये सब क्यों? मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी जो तुमने ये सब 4 साल से एक बच्चा तो ना दे सकी। उसकी बात सुनी और अपनी रिपोर्ट निकाली। मैंने कहा कि ये क्या है? आप ये सब नहीं जानते, मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, यही तो साबित करना चाहता हूँ कि तुम्हारे अपनी बहन के बेटे के साथ नाजायज संबंध है। मुझे उसकी बात में इतना गुस्सा आ रहा था कि मन किया कि जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मार दूं, लेकिन मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सुई लगी थी कि सोनू बड़ी मासूमियत से मुझे देख रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई कि कुणाल भी वहाँ खड़ा था। मैं सोनू से देखकर रोने लगी कि कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। सोनू, तुम्हारे मौसा ने मेरे साथ धोखा दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। भगवान के लिए मुझे गलत मत समझना। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सब सोनू को अपनी माफ़ी मांग रही थी कि मेरे पास आया और मुझे जोड़े हाथों में अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मैं परेशान मत हो, मैं आपको कभी भी कुछ अकेले में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया और आप प्रेग्नेंट नहीं हो। मौसा जी ने डॉक्टर को पैसे देकर आपकी रिपोर्ट बदलवा दी। ना आप गुनहगार हो ना हो ऐसा कुछ किया है। मैं सब गलत फहमी है। सोने की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वह रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहा था। कहने लगा कि आप सोच कर कैसे लिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? मैंने आपको अपनी माँ जैसे फ़र्क नहीं किया। मैंने किसी को लड़की को नज़र उठाकर नहीं देखा। तो आप मेरी माँ जैसी हो, मैं आपको कैसे? कुणाल खड़ा आप हमारी बातें सुन रहा था और फिर मैंने पुलिस पर फ़ोन कर दिया और मेरे होते हुए दूसरी औरत को रखने के जुर्म में मैंने जेल भिजवा दिया और मैंने उसे तलाक दे दिया। जो इंसान माँ बेटे जैसे रिश्ते को पवित्र में कर सकता है, अवित्र तो उसके बदनाम कर सकता है। मैं अपने मायके चली गई और मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया और मेरे घर वालों ने भी 1 साल बाद मेरी शादी दूसरी जगह कर दी। अब मेरी उस शादी से मुझे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक के लिए अच्छे से रहो, खुश रहो।